मेरा नाम शबीना है। मैं एक गांव की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हूँ। मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। हमारे खानदान में ज़बान को बहुत ही अहमियत दी जाती थी। अगर एक बार किसी ने ज़बान दे दी तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वह पीछे नहीं हट सकते थे। मेरे बाप दादा की जिंदगी गुजारने का एक यही उसूल था। मेरा पूरा बचपन गांव में दादा के घर में ही गुजरा था और मेरे जन्म के बाद ही मेरा रिश्ता मेरे ताऊ के घर में तय कर दिया गया था। बचपन में दादा दादी के गुजरने के बाद भाइयों में कुछ उतार चढ़ाव आने लगे, मगर दादा के कहने पर फिर भी मेरे पिता के सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहते रहे। जिस घर में मेरी बात पक्की हो गई थी, मेरे उन्हें ताऊ ने दादा की गुजरने के बाद अपने भाइयों को हर हाल में एक साथ जोड़े रखा था। फिर कुछ ऐसा हुआ, मेरे पिता की सरकारी जॉब का तबादला शहर में हो गया और हम लोगों को शहर में जाकर शिफ्ट होना पड़ा। मेरे ताऊ ने हमें शहर जाकर शिफ्ट होने की पूरी इजाज़त दे दी थी। हम लोग भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए शहर आ गए थे। मेरा एक भाई मुझे बड़ा था और दूसरा भाई मुझे छोटा। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे ताऊ और 2 चाचाओं की फैमिली अभी गांव में ही दादा के घर में रह रही थी। हम शहर से अक्सर स्कूल की छुट्टियों में ताऊ के बुलाने पर गांव चले जाया करते थे और हम सारे कजिन्स वहां मिलकर खूब मौज मस्ती करते, खूब धूम मचाते। इस तरह सभी घर वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार हमेशा कायम रहता। धीरे धीरे हम सब बच्चे बड़े होने लगे थे। स्कूल के बाद हम लोगों के कॉलेज के दिन भी शुरू हो गए थे। मैं यही सोचती थी कि ताऊ और चाचा के बच्चे तो गांव में ही रहते हैं, न जाने वह लोग स्कूल के बाद आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे भी या नहीं। मगर गांव में तो कॉलेज वगैरह का कोई नाम तक नहीं था। वहां इंटर पास को ही बहुत अहमियत दी जाती थी। लेकिन शहर आकर हमारे तौर तरीके और सोच में बहुत बदलाव आ चुका था। मेरे अब्बा और अम्मी ने हम बहन भाइयों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और हमें हर तरह की आज़ादी भी दे रखी थी, क्योंकि शहर का माहौल बिल्कुल आज़ाद था गांव के माहौल के हिसाब से। मगर जमाना अभी मॉडर्न होता जा रहा था। गांव में इंटरनेट की नई नई सहूलियत होना शुरू हो गई थी। वहां के लोगों ने अब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस तरह हम बिछड़े हुए कजिन्स मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते रहते थे। हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती गई। मैं अक्सर ताऊ की लड़की से सलमान की बहाने बहाने से खैर खबर लेती रहती थी, जो कि अरमान की बहन थी। मगर जब उसने बताया कि सलमान तो जिद करके अब्बा से आगे पढ़ने के लिए इजाज़त लेकर शहर के हॉस्टल में रह रहा है और हम लड़कियां तो बस इंटर पास ही कर सके, और फिर हमें घर गृहस्थी में अम्मा ने डाल दिया। वह तो लड़का था, अब्बा ने उसे और बाकी भाइयों को तो इजाज़त दे दी है, वह लोग आगे पढ़ लिख सकते हैं और हम तो बस घर का चूल्हा चौका ही देखते रह जाएंगे। इतनी देर में चाचा का लड़का पीछे से आकर कहने लगा, भाई हमें तो कोई शौक नहीं है इतना पढ़ने का, और भला हमें ज़रूरत ही क्या है। हमारे बाप दादा का कारोबार इतना बड़ा है, इसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत, हम तो वही संभाल लेंगे। सलमान भाई तो बेवकूफ़ है, उसे ही यह शौक न जाने क्यों उठा और हॉस्टल में चला गया। मैं और सायरा उसकी बातें सुन रहे थे। मैंने सायरा से ताए और चाचा की खैरियत ली। वो मुझे पीछे आंगन में ही बैठी चावल चुनती हुई नजर आ रही थी। उनके पास एक अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी सी कोई औरत बैठी थी। मैंने सायरा से पूछा कि वह कौन है। छोड़ो यार, वो तो बेचारी दुखों की मारी है। मुझे बहुत ही हैरत हुई। कहने लगी, 10 दिन में ही इसकी तलाक हो गई थी। यह बानो खाला है, इन्हें सारा गांव इस नाम से पुकारता है। ये बेचारी अक्सर हमारे घर आ जाती है अपना दिल बहलाने के लिए, और ताए और चाचा को न जाने कैसे कैसे किस्से सुनाकर उन्हें भी अपने साथ लगाए रखती है। इतनी देर में वीडियो कॉल कट गई थी। शायद गांव में सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही थी। अक्सर बात करते करते कॉल कट ही जाती थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि हाल बानो इतनी उम्र में उनकी शादी हुई और फिर तलाक हो गई। बताओ जरा, गांव वालों के लिए तो वैसे ही तलाकशुदा औरतों को बहुत ही काम इज्जत दी जाती है और बहुत बुरा भी समझा जाता है। वह बेचारे तो न जाने कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही होगी। शाम में मेरी अम्मी और अपना साथ बैठे थे। मैं उनके साथ बैठकर गांव की ही बातें कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि आज मेरी सायरा से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि ताऊ ने सलमान को इजाज़त दे दी है और सलमान ने शहर के हॉस्टल में रहते हुए कॉलेज में दाखिला भी ले लिया है। ये खबर सुनकर अम्मी और अब्बा खुश होने लगे थे कि चलो सलमान शादी तक एक काबिल और लायक बन जाएगा, और मुझे भी सलमान का नाम सुनकर शर्म आने लगी थी
और फिर मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा, अब्बा और अम्मी, आप लोग किसी बानो खाला को जानते हैं? वह दोनों हैरानगी से कहने लगे, नहीं, हमने तो आज तक ये नाम भी नहीं सुना। हो सकता है वह तुम्हारी ताए और चाची की ही कोई जान पहचान की होगी। मगर क्या हुआ? सब खैर तो है, क्यों पूछ रही हो? तब मैंने अम्मी को इन बेचारी की सारी बातें बताएं। अम्मी भी सुनकर अफसोस करने लगी थी। कहने लगी, हमें उनके बारे में नहीं मालूम था। गांव में बानो खाल के कुछ हैरत अंगेज कारनामे पूरे गांव को हिला कर रख देने वाले हैं, और गांव की औरतों पर बुरा वक्त आने वाला था। दिन यूं ही तेजी के साथ गुजर रहे थे, और उम्र के साथ साथ अम्मी और अब्बा को मेरी शादी की फिक्र भी होने लगी थी। ताऊ ने भी अब्बा को फोन पर बार बार थोपना शुरू कर दिया था कि अब बच्चों की शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। बच्चों की कम उम्र में ही शादी हो जाए तो बच्चे सही वक्त पर अपनी जिम्मेदारी अच्छी से संभाल सकते हैं। और मैं नहीं चाहता मेरे बेटे सलमान तुम्हारी बेटी सबीना को शहर के हवा लग जाए और उनकी सोच में कोई बदलाव पैदा होने लगे। वैसे ही शहर के आज़ाद माहौल से तुम अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। अब्बा और अम्मी भी ताऊ की बात से बिल्कुल सहमत थे और उनकी बात से जल्दी राजी भी हो गए थे। उन्होंने फैसला किया, कॉलेज खत्म होते ही शादी कर दी जाएगी। अगली बार जब मैंने सायरा को फिर से वीडियो कॉल पर बात की तो सायरा मुझे भाभी भाभी कहकर चिढ़ाने लगी और मुझसे खूब हंसी मजाक करने लगी। इतनी देर में ताऊ और चाचा के बाकी बच्चे भी मुझे भाभी भाभी कहते हुए बातें बनाने चले आए। हम लोग खूब मजे कर रहे थे। आज फिर मैं बानो खाला को पीछे से ताए और चाची के साथ बैठे देखा तो मैं फिर से हैरतअंगेज हो गई थी। मैंने वैसे ही सायरा से उनकी खैरियत मालूम की। सायरा ने दुखी सा चेहरा बनाकर मुझे बताया कि बेचारी ने जमाने की बातों से तंग आकर दूसरा निकाह कर लिया था और कुछ ही दिनों में उन्हें वहां से भी तलाक हो गई। ये बेचारी इस गांव में बिल्कुल अकेली और बेसहारा है, इसलिए हमारे घर चली आती है। पर न जाने ये लोग उसके दोनों पति के ही किसी राज के बारे में कोई बात कर रही है। जब मैं भी उनकी बातें सुनने गई तो वह चाची को कुछ बता रही थी। मैं कुछ सुन पाती उस वक्त मम्मी ने मुझे डांटकर वहां से भगा दिया कि मैं बड़ों की बातों में क्यों दिलचस्पी ले रही हूँ। मगर एक बात की मुझे हरज जरूर है, सबीना इतनी बात कहते ही सायरा और मेरी बात फिर से अधूरी रह गई थी, क्योंकि कॉल सिग्नल की वजह से फिर से कट गई थी और मेरा दिल बेचैन होने लगा था कि ना जाने सायरा मुझे ऐसा क्या बताने वाली थी। क्योंकि साफ बात थी, मुझे अपने ससुराल में इस बानो खाला की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे ना जाने क्यों उन पर एक शक सा होता था। मगर फिर सोचती सायरा सिर्फ इंटर पास है, मगर वह बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़की है। अगर ऐसी कोई भी बात वह बानो खाला में देखती तो वह खुद उसे अपने घर कभी नहीं आने देती। फिलहाल इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगी हुई थी और दूसरी तरफ मुझे फिक्र थी कि मेरी शादी होने वाली है। ना जाने मैं कैसे वहां गांव के पुराने चाल चलन और माहौल और उन सब लोगों के बीच एडजस्ट कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि शहर आने के बाद हम भाई बहन के तौर तरीके, हमारी सोच विचार सब बहुत ही बदल गई थी। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा बेफिक्र रहो, तुम्हारे साथ सलमान होगा और मुझे यकीन है उसकी सोच भी अब तक शहर में रहने के बाद और पढ़ने लिखने के बाद बदल गई होगी। वह भी शहर वालों के जैसा ही सोचता होगा, इसलिए वहां तुम्हें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर वहां पर ताए और चाची है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। शादी के शुरू में थोड़े बहुत बदलाव तो आता ही है, फिर वक्त के साथ साथ हर लड़की की आदत ससुराल वालों की तरह ही बदल जाती है। अम्मी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली होने लगी थी और अगली बार जब मैंने सायरा को कॉल की तो फिर से मेरी नज़र ताए और चाची के साथ बैठी बानो खाला पर पड़ी। मैंने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, ये फिर चली आए क्या? फिर से इन्हें तीसरी बार भी तलाक हो गई है? मैंने तो ऐसे ही गुस्से में ये शब्द का दिए थे, मगर सायरा ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा, बुरी बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते सबीना, और हाँ, उन्हें वाकई तीसरी बार फिर से तलाक हो गई है। मैं तो ये बात सुनकर दंग रह गई थी कि एक औरत जैसे बार बार तलाक हो रही है, आखिर वह शादी कर ही क्यों रही है जब उससे सब कुछ निभाया ही नहीं जा रहा। तो सायरा और मैं उसके बारे में बातें कर रहे थे, मगर जब सायरा ने कहा, ये गांव की एक अकेली ऐसी औरत नहीं है, बल्कि उनकी जैसी और भी औरतें हैं जिनके पतियों ने उन्हें तलाक दे दी है। मगर हैरत की बात है, उन औरतों ने कभी दूसरी शादी नहीं की, और यह बानो खाला है जो बार बार शादी के चक्कर में पड़ जाती है। खैर, हमें क्या मतलब, बेचारी, उनकी कोई मजबूरी होगी।
ऐसे ही मैं इस बात का जिक्र अम्मी से भी कई बार किया था कि अम्मी, मुझे अपने ससुराल में इस औरत का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हर बार अपने पतियों से तलाक लेती ही जा रही है। इसके साथ तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर ही तीसरी बार तलाक किसे हुई है और मुझे देखने में भी यह एक तेज तर्रार और चालाक औरत दिखाई देती है, मगर फिर भी ताए और चाची इसे अपने घर में हर वक्त बैठाए रखती है। अम्मी भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरत में थी, मगर अम्मी कहना भी यही था कि वहाँ सायरा है, वह तो समझदार है कि अगर उस औरत में कोई गलत बात होती तो वह खुद ही उसे घर में नहीं आने देती। क्या पता वाकई वह औरत अकेलेपन की वजह से शादी करके अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना चाह रही हो, मगर उसके किस्मत में ही यह सब नहीं लिखा तो भला किस्मत का लिखा। तो भला किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। खैर, तुम इन सब बातों की तरफ इतना ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई देखो और अपने एग्जाम पास करो, फिर तुम्हारी शादी की तैयारियां भी शुरू करनी है, अम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। अम्मी की बातें सुनकर मैं सलमान के बारे में सोचने लगी थी और हम दोनों तो पहले ही एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिलों में रिश्ते की बात डाली हुई थी। इन दिनों मेरे और सलमान के एग्जाम हो रहे थे। सलमान किसी दूसरे शहर में एग्जाम दे रहा था और मैं यहाँ अपने शहर में एग्जाम में बिजी थी। इस दरमियान मेरा ध्यान फिर से बानो खाला की तरफ जा रहा था, क्योंकि सायरा से पता चला था लगभग 90 दिनों में यानी कि 3 महीने में 5वीं तलाक हो गई। मैंने तो सोच ही लिया था कि सलमान से बात करके शादी के बाद में सबसे पहले इस औरत का अपने ससुराल में आना जाना बंद करूंगी। मेरे एग्जाम का सेंटर बहुत दूर पड़ा था और मेरी इन दिनों एक लड़की से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह बेचारी सीधी सादी लड़की थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, ना ज्यादा बोलती थी, ना मेरे अलावा किसी से दोस्ती रखती थी। उसके अंदर मुझे एक डर और खौफ दिखाई देता था। वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ही कॉलेज पेपर देने के लिए साथ ले आई थी और साथ ही हम दोनों घर वापस आते थे। मेरे मोहल्ले की ही वह लड़की थी, जबकि मेरे उससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। शायद वह ज्यादातर अपने घर में ही रहती थी और उनके घर वालों से हमारा कोई मेलजोल भी नहीं था। फिर एग्जाम चल ही रहे थे। एक दिन उसने कहा, यार बात सुनो, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी जॉब है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एग्जाम के बाद मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है यार, अगर कोई परेशानी है, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं, और क्या पता तुम्हारी कोई मदद हो जाए, मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर सकूँ। मैंने देखा है तुम हमेशा इस तरह चुप खामोश और डरी सहमी सी रहती हो और किसी से कोई बात भी नहीं करती, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हें जो बाप की क्या जरूरत। तुम्हारा घर बार तो बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे पापा का भी अपना कारोबार है। मेरी बात सुनकर वह बेचारी कायल हो पड़ी और बोली, कौन सा कारोबार और कौन से पापा, यह मेरे मामू का घर है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। वह बताने लगी, मैं अपने मामू के साथ यहाँ रहती हूँ और मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, जब मामू ने मजबूरन मेरे सर पर अपना हाथ रखकर मुझे अपने साथ यहाँ ले आए थे और उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। मेरे बाद उनकी 2 बेटियां हुई, लेकिन कहते हैं ना, सगा सगा ही होता है और सौतेला सौतेला ही। मामू और मामी उन पर अपनी जान छिड़कते हैं और जबकि मुझे सिर्फ वह बोझ समझते हैं, और उनकी मेहरबानी है कि जमाने की नज़रों में ही सही कम से कम अच्छा बनने के लिए वह मुझे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो लोग उनको ताने मारते। अपनी औलाद को तो पढ़ लिख लिया, मगर अपनी भांजी को अनपढ़ रखा, क्योंकि वह सभी औलाद जो नहीं थी। मगर मामी मुझे हमेशा गालियां और ताने ही देती रहती है, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। वह कहती है, सुनो लड़की, कहीं भी नौकरी करो या कुछ भी करो, बस अपना बोझ आप खुद ही उठाओ। हमारे पास फिजूल के पैसे नहीं है और ऊपर से तुम हम पर बोझ बनी बैठी हो। ये सब सुनाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम तस्लिम था। मैंने तस्लिम का नंबर ले लिया था और उससे कहा कि परेशान ना हो, कोई अच्छी जॉब नज़र में होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। इस तरह तस्लिम से मेरी अच्छी बातचीत और अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर कॉलेज के काम के बहाने से मेरे पास आकर मुझसे मिल लेती थी और अपना दिल बहला लेती थी। एग्जाम खत्म हो गए थे। इधर मेरे घर में और वहाँ गांव में मेरी और सलमान की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी और सलमान भी पढ़ लिखकर अच्छा काबिल और नेक इंसान बनकर वापस अपने गांव लौट चुका था और अब मुझे भी जल्द उसकी दुल्हन बनकर शादी करके गांव जाना था।
और उधर सायरा और मेरे दरमियां वीडियो कॉल पर ढेरों बातों का सिलसिला जारी था। और सायरा ने तो मुझे डरा ही दिया था। कहने लगी, न जाने हमारे गांव के मर्दों के ऐसे कौन से राज है। 5 शादियां करके बानो खाला ने खोल रखे हैं कि औरतें खुद अपने पतियों से तलाक मांग रही है। और अब तक गांव में न जाने कितनी औरतों ने अपने घर बर्बाद कर लिए हैं। अब पता नहीं इसकी कसूरवार औरतें हैं, ये वाकई मर्दों का कोई गहरा राज है। जवाब खुलने लगा है तो औरतें तंग आकर तलाक लेती जा रही है। यह बातें सुनकर मेरे दिमाग में तो न जाने क्या क्या ख्याल आने लग गए थे। कहीं इन राजों में से कोई राज सलमान का भी हुआ तो, या फिर अगर मुझे शादी के बाद कोई ऐसा राज पता चला और सलमान और मेरे दरमियां भी अगर कभी तलाक हो गई तो। नहीं नहीं, सलमान ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि यह सब फितूर फैलाने वाली शायद वही बानो खाला ही है, जो गांव की औरतों को भड़का रही है। मगर वाकई अगर गांव के मर्दों में से कोई ऐसा राज सच साबित हुआ तो मैं तो सोच सोच कर ही परेशान होती जा रही थी। और इसी वक्त तस्लिम ने आकर मुझे तसल्ली दी और कहा, सबसे पहले तो उसने शादी की तारीख, जो कि फोन पर ही पक्की हो गई थी, सुनकर मुझे मुबारकबाद दी और फिर मेरी परेशानी की वजह पूछी। तब मैंने उसे बानो खाला की सारी बातें और गांव के हालात के बारे में बताया। उसने मुझे कहा, तुम इन बातों में जितना हो सकता है दूर रहो, और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मत सोचो इस बारे में ज्यादा, अपनी शादी की तैयारी में ध्यान दो। और ये तो तुम जानती हो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारी शादी गांव में ही होगी और वहां के लिए मामू और मामी मुझे इजाजत नहीं देंगे। मगर हाँ, किस्मत में अगर कभी मेरा गांव आना लिखा तो तुम्हारी इस गांव की बानो खाला मेरे हाथों से बच नहीं सकेंगी। मैं तस्लिम की मजाक की बातें सुनकर हंस पड़ी। तस्लिम को जब से मेरे भाई के जरिए जॉब मिली थी, अब वह बहुत खुश रहने लगी थी। और उसकी मामी ने भी उसे परेशान करना कम कर दिया था, क्योंकि वह अपना खर्चा खुद उठाने लगी थी। मुझे तो तस्लिम अपने बड़े भाई के लिए बहुत ही पसंद थी, और अम्मी और अब्बा को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। हमने मेरी शादी के बाद इस रिश्ते की बातचीत करने का सोचा था। इस रिश्ते से तस्लिम को भी कोई इनकार नहीं था, मगर उसके मामा और मामी से वह डर रही थी। अब मैंने फिलहाल तो थोड़ी बहुत तस्लिम के घर जाकर उसके मामा और मामी से इस रिश्ते का जिक्र कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि अच्छा, हम सोचकर फिर जवाब देंगे। इधर दूसरी तरफ हम लोग गांव के लिए सारा सामान वगैरह लेकर रवाना हो गए थे। शादी की सारी ही तैयारी गांव में ही होनी थी, क्योंकि हमारा सारा ही खानदान और रिश्तेदार सभी लोग गांव में ही रहते थे। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी और धूमधाम से अच्छे से मेरे सभी कजिन और भाइयों ने मुझे विदा करने की अपने घर भाभी बनाकर लाने की खूब सारी तैयारी कर रखी थी। सलमान और मैं अपनी आने वाली जिंदगी की शुरुआत करने को अपनी आंखों में हजारों ख्वाब सजाए बैठे थे। और फिर शादी की सारी धूमधाम से हुई और निकाह के बाद विदाई करके मुझे अपने ससुराल में भाभी, बहू और दुल्हन के रूप में विदा करके ले गए थे। घर में सभी लोग बहुत खुश थे, और मगर मेरे दोनों चाची का रवैया मुझे पूरी शादी में बिल्कुल अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, सिर्फ सबके सामने खुशियों में शामिल होने का नाटक कर रही थी। मगर मैंने उनके अफसोसनाक चेहरे पढ़ लिए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं उसे घर में नई नवेली दुल्हन थी। मुझे शादी हुई 2 महीने गुजर गए थे, मगर चाचा और चाचियों के बच्चों के लड़ाई झगड़ा बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी समझ से बाहर था कि झगड़ों की असल वजह क्या थी। फिर एक रोज हमारे घर के आंगन में ताई के साथ कोई बैठा था। मुझे लगा उनकी कोई जान पहचान की खास मेहमान आई होगी। मैंने उनके लिए चाय नाश्ता तैयार किया और लेकर वहां चल पड़ी थी। मुझे सायरा ने रोककर फौरन ही कहा कि कहाँ चली यह सब लिए। मैंने कहा, वो ताई की कोई मेहमान है, उनके लिए लेकर जा रही हूँ। सायरा हंस पड़ी और बोली, जानती हो वह कौन है? मैंने ना में सिर हिलाया। सायरा ने कहा, तुम्हारी पुरानी दुश्मन बानो खाला बैठी है। मेरा चेहरा तो फक पड़ गया था। बाहर हॉल में मैं नाश्ता लेकर चल पड़ी, क्योंकि ताई से मैं चाय नाश्ता लाने का बता चुकी थी। आज पहली बार था जब मैं बानो खाला के सामने पहली बार रूबरू हुई थी। वैसे अक्सर मैं दूर से ही उनकी सिर्फ झलक दिखा करती थी। चेहरे से तो मुझे ये बहुत ही शातिर और खतरनाक दिख रही थी। वह मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, जीते रहो बहू। और ताई से कहने लगी कि तुम्हारी बहू बहुत खूबसूरत है। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं फौरन ही वापस किचन में चली आई थी। उसे वक्त सायरा भी मुझे डरा हुआ देखकर हंसते हुए आई और बोली,
अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हें खा जाएगी। फिर मैं और सायरा उनके बारे में बातें करने लगे। हमें तो पहले दिन ही यह बानो खाला का आना पसंद नहीं था। सायरा ने जब उनके पास शादियों और तलाक का बताया, तब से तो मेरा दिल और भी ज्यादा डरा हुआ था। सायरा की एक और बात ने मुझे बेहद बेचैन कर रखा था कि उनके गांव आते ही और उनके तलाक होने से ही गांव के हर 2 घर छोड़कर एक घर में लाजमी तलाक होती है। शायद वही मर्दों के किसी राज का चक्कर है। मैं किचन के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र छोटी चाची के कमरे पर पड़ी। अंदर बानो खाला मौजूद थी और चाची कुछ छुपकर उनसे बातें कर रही थी। फौरन ही डर के मारे वहां से निकल पड़ी थी। मगर दूसरे ही दिन जब चाची ने पूरे घर में एक हंगामा मचा रखा था और सबके सामने अपने पति से तलाक मांगने लगी, तो हम सबके पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। उन छोटे मोटे झगड़ों की आज ये नौबत आ गई थी कि चाची ने तलाक ही मांग ली। चाची ने बताया कि चाचा का किसी और औरत से कोई रिश्ता है और उनका ये राज खुल चुका है और अब उन्होंने मुझे हर हाल में छोड़ना ही होगा। ये सुनकर सब ने चाचा को सवालिया नजरों से घूरना शुरू कर दिया। मगर चाचा तो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं थे और कह रहे थे, ये औरत मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, शायद पागल हो गई है। इस उम्र में भला मैं ये सब करूंगा? मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर चाची तो गुस्से में पागल हुई जा रही थी और बिना कुछ सोचे समझे वह अपना सामान उठाकर घर छोड़कर मायके चली गई थी। हमने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। मैं और सायरा एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि यह सब क्यों हो रहा था। इसी तरह 10-12 दिन बाद दूसरी चाची ने भी घर में हंगामा मचा रखा था और कहा, चाचा ने उनके साथ फरेब किया है, उनके मायके के सारे जेवर बेच डाले और वह चोरी डकैती का काम करते हैं। वह एक धोखेबाज है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। दूसरी चाची भी अपने घर जा चुकी थी। इधर मेरा दिल बहुत ही सदमे में था कि यह सब मेरे ससुराल में हो क्या रहा है। मुझे बहुत ताज्जुब था कि दोनों ही चाचियों को मैंने बानो खाला से बातें करते सुना था और आज दोनों ही घर छोड़कर चली गई। मेरे दोनों ही चाचा तलाक देने को राजी नहीं थे और कहते थे कि दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो खुद ही घर वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि चाची अब नहीं लौटेगी, क्योंकि उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है। मुझे ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे अचानक तस्लिम की याद आई, तो उसे फ़ोन पर वीडियो कॉल की, उससे खैरियत मालूम की और उसने भी मुझसे मेरी ससुराल की खैरियत पूछी। तब मैंने उसे यहाँ बानो खाला से लेकर चाचा चाची के झगड़ों की बातें बताएं और जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। इतनी ही देर में मुझे बाहर से बानो खाला की आवाज़ आने लगी। वह फिर से शायद एक नया फसाद फैलाने आ चुकी थी। इधर अचानक तस्लिम ने कह दिया था कि कभी मौका लगे तो मुझे बानो खाला से जरूर मिलवाना। मैं तस्लिम के कहने पर ऊपर से ही खड़े होकर नीचे आंगन में बैठी दूर से बानो खाला की तस्वीर खींचकर तस्लिम को भेज दी थी। मगर मुझे नहीं मालूम था ऐसा करने से क्या कयामत आन पड़ेगी। तस्लिम की फौरन ही कॉल कट हो गई और वह बिल्कुल ही गायब हो गई थी और इसके बाद 2 महीने गुजर गए थे, मगर मेरी तस्लिम से कोई बातचीत नहीं हो सकी थी और अम्मी से भी मैंने कई बार पूछा, मगर उन्होंने भी यही बताया कि तस्लिम कुछ दिनों से अपने घर पर नहीं है, ना उससे इन लोगों की कोई बात होती है। इधर बानो खाला ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। मुझे भी अब बानो खाला अच्छी लगने लगी थी। शायद मैं उनके बारे में गलत सोचकर बैठी थी। वह तो बेचारी वाकई किस्मत के हाथों मजबूर, दुखों की मारी 5 बार तलाकशुदा थी। मगर जब जब उन्होंने अपने दुख भरी कहानी के किस्से मुझे सुनाए तो वाकई मुझे वह बेकसूर दिखाई दी और सारा कसूर मुझे मर्द जात का ही महसूस हुआ, क्योंकि वाकई यह गांव जमीन जायदाद वाले अच्छे किरदार के नहीं होते। ये चालक और कड़क मर्द औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्यार से बहला फुसला लेते हैं और उनके पीछे गैर औरतों से रिश्ते बनाते हैं। मेरी भी सलमान से उन दिनों कुछ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे। बात बात पर मेरी सलमान से लड़ाई हो जाया करती थी और हमारे दरमियां अब दूरियां बढ़ते ही जा रही थी। फिर ना जाने क्यों मेरा दिल अरमान पर शक करने लगा था, क्योंकि वह रातों को उठ उठकर किसी पराये औरत से फ़ोन पर चुपकर बातें किया करते थे और मुझे लगने लगा था कि सलमान भी और गांव के बाकी मर्दों की तरह ही है, क्योंकि आखिर वह भी तो इसी गांव की जमींदार का बेटा है। और फिर ताऊ ने भी तो बरसों पहले ताई से बेवफाई की थी। उस वक्त तो दादा सब कुछ संभाल लिया करते थे और ताऊ को अपनी गलती का एहसास दिलाकर मामला संभाल लिया करते थे।
और दूसरी तरफ हमारे दोनों चाचा ने भी तो चाचियों के साथ धोखा किया है। इसका मतलब बानो खाला अपनी जगह बिल्कुल सही है। उनके साथ भी उनके सभी पतियों ने ऐसा ही किया है। मेरी बात भी शक के बिना पर इतनी बिगड़ गई थी कि मैंने अरमान से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। और हमारे झगड़े सब इतने बड़े हो गए थे कि मुझे भी अब अरमान से तलाक लेने की तमन्ना जाग गई थी। उन्हीं दिनों हमारे घर तस्लिम मेरी मम्मी और अब्बा के साथ आ गई थी। उसे देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अम्मी और अब्बा को देखते ही मुझे रोना आ गया था और उनसे गले मिलकर मैं रोने लगी थी और सारी सलमान की शिकायतें उनसे लगा दी थी। मगर तभी अम्मी और अब्बा ने बताया कि हम तुम्हारे ताऊ और ताई के कहने पर ही यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। मैं दंग रह गई थी कि यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से बानो खाला ने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया था। लेकिन तस्लिम का सब्र अब जवाब दे चुका था। वह मुझसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, बानो खाला और कोई नहीं, मेरी ही माँ है। मैं तो सुनते ही चौंक पड़ी थी। उसने बताया कि बचपन में जब वह बहुत ही छोटी थी, उसके मामू मामी ने उसे गोद लिया था, मगर उसने तो ये बताया था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। मगर जब उस दिन मैंने बानो खाला की तस्वीर देखी तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरी माँ तो जिंदा है। मगर जब उसने मामू और मामी पर शक किया और उनके बारे में सारी मालूमात की तो पता चला मेरी माँ और मामू सगी बहन भाई नहीं थे। और तस्लिम के नाना नानी ने सारी जायदाद, पैसा, घर, कारोबार सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया था। जब तस्लिम की माँ ने भागकर शादी की और किस्मत के हाथों उन्हें धोखा मिला, वह तस्लिम की माँ को तन्हा अकेला छोड़कर चला गया था और उन्हें तलाक दे गया था और सारा पैसा तो वह पहले ही हड़प कर चुका था। जब तस्लिम की माँ ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था और वह साइको मरीज बन गई थी। और इस तरह तस्लिम के पैदाइश पर मामू और मामी तस्लिम को अपने साथ घर ले आए थे और उसकी माँ को पागल खाने में दाखिल करवा दिया था और तस्लिम की सारी दौलत, जायदाद, घर सब कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया था। और यही वजह थी कि तस्लिम को इसीलिए उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था। इसके बाद सदफ की माँ का पागल खाने से फरार हुई और इस गांव तक पहुंच गई और यहाँ की औरतों की शादीशुदा जिंदगियों को उन्होंने खुद से जोड़ लिया और खुद भी इसीलिए बार बार शादी करती रही। और जब कभी दौरे पड़ते, सदमे से उन्हें सब कुछ याद आता तो उनके दिमागी हालत का उनके पति को पता चल जाता था, इसलिए वह उन्हें तलाक दे देते थे। फिर वह नॉर्मल हो जाती थी। हर बार वह इसी तरह साइकोपन की वजह से अपनी शादी करती रही और उनके दिमाग में मर्दों की ऐसी तस्वीर बन गई थी जो वह हर औरत को भटकाती थी। तुम्हें और सभी को अपने पतियों में वही राज नजर आते थे जो बानो खाला बताने लगी थी। क्योंकि गांव की औरतें भी पढ़ी लिखी और समझदार नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती थी कि वाकई हर मर्द एक जैसा होता है और अपने पतियों से लड़ झगड़ कर तलाक लेती रही। मगर सलमान के चाचा ने ये बेवकूफ़ी नहीं की और ना ही सलमान ने सबने अपनी पत्नी को घर वापस लाकर खुशी खुशी रख लिया, क्योंकि बानो खाला का राज तस्लिम खोल चुकी थी। तस्लिम ने पत्थर दिल बनकर अपनी माँ को वापस ही पागलखाने इलाज के लिए भेज दिया था और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो चुका था। मैंने भी सलमान से माफ़ी मांग ली थी और हमने भी तस्लिम को अपने बड़े भाई के लिए पसंद कर लिया था और उन दोनों की भी जल्दी शादी हो गई थी। दूसरों की बातों में आकर अपने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे और सलमान के बीच जो आज बानो खाला लगा रही थी वह आग बुझ चुकी थी और सब कुछ पहले की तरह ही ठीक हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।